हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं डी कोड आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है दोस्तों, इस क्लास से जो लोग बेनिफिट पाएंगे वो लोग हैं जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हैं जो यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल ले रहे हैं, और वो लोग भी हैं जिनको इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे लेट्स गेट ऑन टू द कंटेंट। दोस्तों, यहाँ पे आप जरा नोटिस करें कि 21st सेंचुरी में ये कहना उचित होगा, अप्रोप्रिएट होगा कि एशियन एज है। 21st सेंचुरी जो है वो अप्रोप्रिएट होगा ये कहना कि यहां पे अभी एशियन एज है, एशिया की डोमिनेंस है। अगर हम लोग अपने लास्ट वीडियो पे देखें जहां पे हम लोगों ने वर्ल्ड के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखा है ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, उसके बाद अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में दिए गए इस वीडियो को जरूर देखें। हमें ये समझ में आएगा कि 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी किस तरीके से वर्ल्ड में पावर जो है वो बैलेंस किया गया है। देयर वाज अ टाइम जब एंटायर वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर था, फिर बना यूनिपोलर, फिर बना मल्टीपोलर, और अब ये 21st सेंचुरी में ये कहा जा रहा है कि दिस इज अ पीरियड ऑफ द एशियन एज। ये भी कहना शायद सही होगा कि 21st सेंचुरी जो है वो अफ्रीका का एज भी है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी अब क्योंकि एशियन एज है और एशिया के सबसे बड़े दो पावरफुल कंट्रीज हैं, एक चाइना और दूसरा भारत। तो भारत, इंडिया प्लेज अ की फैक्टर, इंडिया इज अ की प्लेयर इन दिस रीजन। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, भारत के ऊपर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं विथ रेस्पेक्ट टू द एशियन एज, विथ रेस्पेक्ट टू द एशियन रीजन। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है दोस्तों कि एंटायर विश्व में एशिया को ये देखा जा रहा है कि वहां पे चाइना जो है वो उसकी एग्रेसिव पॉलिसीज बढ़ती जा रही है, चाइना का एक्सपेंशनिज्म बढ़ता जा रहा है, चाइना की ओवर एंथुजियाज्म ये इतनी ज्यादा बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन कि बाकी के कंट्रीज, खास करके एशियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज, चाइना के इस रवैये से काफी ज्यादा इंटिमिडेटेड है। ऐसे सिचुएशन में चाइना को उसी के रीजन पे अगर कोई उसकी पावर को स्टेबिलाईज कर सकता है तो वो भारत है। सो भारत एज अ स्टेबिलाईजर, काम कर रहा है एशियन रीजन में। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत को। और एट द सेम टाइम भारत को अपना पावर भी प्रोजेक्ट करना है, मतलब पावर प्रोजेक्ट करना भी है, लेकिन एट द सेम टाइम सामने वाले के पावर को काउंटर करना है, इन द सेंस बैलेंस करने के लिए। ये दोनों चीजें एक साथ भारत को करनी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी, अगर हम इस पर फोकस करें तो यहां हम देख सकते हैं कि इंडिया की कुछ स्ट्रेटेजिक कल्चर है, स्ट्रेटेजिक कल्चर है, जिसके अंदर हम हमेशा से यकीन रखते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। कोई भी देश अगर वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा है तो उसके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ये एक स्ट्रेटेजिक कल्चर का एक पार्ट है। हमारे देश भारत, उसका भी यही मानना है कि भारत के पास ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। भारत कोऑपरेटिव बिहेवियर में बिलीव करता है, भारत बिलीव करता है डायलॉग में, ओवर वायलेंस। भारत बिलीव करता है कि उसके पास कुछ पॉलिटिकल इथोस है, उसको मेंटेन करना है, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे इक्वालिटी, उसको मेंटेन करना है। एंड इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, यानी कि कॉलोनाइजेशन के खिलाफ है भारत। तो ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का स्ट्रेटेजिक कल्चर है जो सालों से चलता आ रहा है। और ये जो चलता आ रहा है, ये जो कॉनोटेशन है, इसी को कहा जा रहा है कंसिस्टेंसी। और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो कंटिन्यू हो रहा है, ये इरेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड फिलोसफीज। कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज आई और गई, कितने सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आए और गए, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक कल्चर ये कंटिन्यू होता रहा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स मेकिंग। आगे बढ़ते हैं। हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है, या भारत की फॉरेन पॉलिसी मेकर्स जो हैं, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट, अपना फॉरेन पॉलिसी जब डेवलप कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे कोर आइडियाज रामायण, महाभारत और अर्थशास्त्र से भी लिया। आई बटन में आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये उनका स्पेसिफिक वीडियोज है जहां पे मैंने रामायण के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। अगर आप यहां पे फोकस करें तो हम देख सकते हैं कि यहां पे लिखा गया है कि रामायण से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं। सबसे पहली चीज हमने रामायण से सीखा है कि पावर प्रोजेक्शन कितना जरूरी हो जाता है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में। जब हनुमान जी राम से मिलकर रावण से मिलने जाते हैं तो रावण उनसे कहता है कि चले जाओ वापस। तो हनुमान जी कहते हैं कि छोड़ दो सीता को, तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे टक्कर ले रहे हो, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, उनसे ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं है। तो हनुमान जी यहां रावण के पास जाके राम के पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है। दिस इज पावर प्रोजेक्शन। अच्छा, वहां पे जब रावण के पास जाता है तो कुछ इंफॉर्मेशन लेकर जाता है सीता के लिए, और सीता भी कुछ इंफॉर्मेशन देती है। वो इंफॉर्मेशन आकर के हनुमान जी राम को बताते हैं। यानी कि अगर हम ये इन्फ्रेंस निकाल लें कि हनुमान जी जो हैं वो भारत के सबसे प्रथम डिप्लोमेट हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। और वो ऐसे डिप्लोमेट हैं जिनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू राम एंड सीता।
तो ये इंफॉर्मेशन वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ रिस्पेक्टिव इंसानों के साथ ही शेयर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि द डिप्लोमेट्स दे आर इंफॉर्मेशन एजेंट्स। और जब वो वहां से वापस आ रहे थे तो रावण ने कहा भी था कि इतना साहस तुम दिखा रहे हो, हम चाहें तो तुम्हें अभी यहां पे मार दें। तो विभीषण ने कहा रावण से कि वो हमारे एरिया में आए हैं, हम उसे नहीं मार सकते, ये हमारी नीति के खिलाफ है, ये हमारे विवेक के खिलाफ है। तो यहां पे हनुमान जी को ये इम्यूनिटी मिली, क्यों? क्योंकि वो एक डिप्लोमेट थे। अब ये पूरा का पूरा खेल इन्फ्लुएंसेस पे है, लेकिन क्या हम रामायण से इन सब चीजों को सीखे हैं? बिल्कुल सीखे हैं। ये सारी चीजें आज भी हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में अप्लाई होती हैं। रही बात महाभारत की, महाभारत से हमने क्या सीखा है? महाभारत मतलब, मेरा मतलब पर्टिकुलरली गीता से है। तो गीता से हमने क्या सीखा? सबसे पहली चीज, हमने इवेंचुअलिटीज पे विश्वास करना सीखा। इवेंचुअलिटीज का मतलब होता है कि आने वाले समय में जो होगा तब देखेंगे, फिलहाल बी इन प्रेजेंट। आने वाले समय में क्या होगा वो आने वाले समय में तय करेंगे, विच मेक्स इट मोर प्रैग्मेटिक। ये एक रियलिज्म का पार्ट है। हमें पता है कि किस इशू को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, और सारे काम जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, संपर्क के ऊपर नहीं। एक पुरानी कोटेशन, किंगशिप जो है वो किंगशिप पे यकीन नहीं करता। किंगशिप, ध्यान दीजिए, किंगशिप जो है वो किंगशिप पे यकीन नहीं करता। यानी कि राजशाही जो है वो रिश्तों में यकीन नहीं करता, वो नीति में यकीन करता है, वो प्रिंसिपल्स पे यकीन करता है, ये चीज। और इसीलिए राजा जो है वो राइचियस होता है। यही हम महाभारत से भी सीखते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र से हमने क्या सीखा है। अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखा गया है। इसमें चाणक्य कहते हैं अर्थशास्त्र में स्टेट, उसकी एक स्टेट क्राफ्ट है, उसकी एक फॉरेन पॉलिसी है। अभी जो स्टेट क्राफ्ट है इट इज बेस्ड ऑन रियलिज्म, फॉरेन पॉलिसी भी जो है चाणक्य की वो भी बेस्ड ऑन रियलिज्म है। चाणक्य स्टेट के बारे में पहले जान लेते हैं क्या कहता है। स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट है जो एंजॉय करता है सॉवरेनिटी। स्टेट स्ट्रांग तभी बनता है जब एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस हो, जब सरकार या राजा स्टेबल हो, और जहां पे जस्टिस मिलता हो। इस पर्टिकुलर स्ट्रांग स्टेट के डेफिनेशन को आप लोग GS2 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग एसए में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। धर्म क्या है राजा का? राजा का धर्म है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर पीपल की वेलफेयर नहीं हो रही तो वो रिबेल करेंगे, वो रिवोल्यूशन करेंगे, राजा को गिरा देंगे अपनी गद्दी से। तो राजा का धर्म एकमात्र धर्म है कि उसके प्रजा खुश रहें, उनके प्रजा की डेवलपमेंट, उनका वेलफेयर। अब इसके लिए चाहिए पैसे, इसके लिए चाहिए रिसोर्सेस, और उसके लिए चाहिए कि वो अपने जो पावर है उसको इंक्रीज करते रहें। और इसके लिए उसे नेबर्स के ऊपर कॉन्करेंस करना पड़ेगा, नेबर को कॉन्कर करना पड़ेगा। और कॉन्कर करने की जो चीज है उससे एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस निकल कर आता है, विच इज वॉर। अब इसी चीज को दिमाग में रख के हम लोग फॉरेन पॉलिसी में आएंगे। वॉर जो है वो अपने नेबर के साथ उसे करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी। इसीलिए वॉर जो है एक इंपॉर्टेंट टूल की तरह है। जब स्टेट पावर एक्सयूड करता है, जब स्टेट पावर शो करता है, तो किन प्रकार से करता है? सबसे पहला है इंडिविजुअल पावर। यह पावर बेसिकली राजा की है, उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी की है। हार्ड पावर, यह पावर बेसिकली मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर एक साथ है। और सॉफ्ट पावर जो है दोस्तों वो एक ऐसी पावर है जिससे एक स्टेट दूसरे स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है। रही बात कितने प्रकार के वॉर राजा कर सकता है या एक स्टेट कर सकता है ओवर अदर्स। नंबर 1, जब कोई कारण धर्म से रिलेटेड हो, जब वो एक धर्म युद्ध हो। से फॉर एग्जांपल मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि 1971 में जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान लड़ रहे थे तो भारत ने ईस्ट पाकिस्तान का साथ इसलिए दिया क्योंकि उनका कॉज धर्म का था, उनका कॉज सच्चाई के साथ था। यह धर्म रिलीजन नहीं है, यह धर्म है कि वो एक राइचियस कॉज के लिए भारत इन्वॉल्व हुआ। भारत किसी भी तरीके से सप्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कारण था, यह धर्म था भारत का कि हम अधर्म का साथ नहीं देंगे। दूसरा है ऑल्टरनेटिव टू धर्म युद्ध, मतलब यहां पे अधर्म की बात हो रही है। और तीसरा है साइलेंट वॉरफेयर। इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे भारत कभी भी अधर्म के लिए नहीं लड़ा है तो इसके अंदर कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन इसके अंदर एग्जांपल है। इसके अंदर एग्जांपल मान लीजिए जो सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं, क्या वो पब्लिक को पता चलता है? नहीं पता चलता, लेकिन काम हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे अगर थोड़ा सा बढ़े तो हम देख सकते हैं एज पर कौटिल्य अ स्टेट शुड एक्सपैंड नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट। अब ये नेशनल इंटरेस्ट बहुत ही वाइड टर्म है, उसको कभी भी सरकार तोड़ मोड़ कर अपने जनता के अगेंस्ट में इस्तेमाल कर सकती है। आज की तारीख में ये होता भी है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा क्रिटिकली और विस्तार से देखें तो हम समझ आएगा हमें कि नेशनल इंटरेस्ट जो है दोस्तों इसके दो पार्ट्स हैं एज पर चाणक्य, एक शक्ति और दूसरा है प्रकृतिस। अभी प्रकृतिस के 7 कंपोनेंट्स हैं, शक्ति के वही 3, इंडिविजुअल, हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। और प्रकृति में आप देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी सही होनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस दमदार होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, और अलायंसेस सही लोगों के साथ सही दोस्ती सही समय पे होनी चाहिए।
अगर हम इन दोनों को मिला दें, नेशनल इंटरेस्ट वही है जो बैलेंस करता है शक्ति और प्रकृति को, तो ही एक स्टेट जो है वो एक सक्सेसफुल स्टेट बन सकता है और उसकी फॉरेन पॉलिसी उसी हिसाब से बन सकती है। अगर हम यहां में मिलाने की कोशिश करें तो इंडिविजुअल जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप से रिलेटेड है और गुड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जो सॉफ्ट पावर है दोस्तों वो इन तीनों से रिलेटेड है, रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी। इसी से कोई देश दूसरे देश को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे आज की तारीख में ईरान से भारत पेट्रोल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ये यूएस डिक्टेट करने की जरूरत, ताकत और हिम्मत तीनों चीजें रखता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो सॉफ्ट पावर है, क्योंकि उसके पास वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, क्योंकि उसके पास वो डॉलर डिप्लोमेसी है। सिमिलरली हार्ड पावर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आती है आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस और आती है अलायंसेस। तो दोस्तों देखिए जरा, इतने सारे प्रकार से हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती है, शक्ति प्रकृति को मिलाकर। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।